नमस्कार, आप देख रहे हैं अपरो उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ नेहा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लैंड और लॉ जिहाद पर खुलकर बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सनातन संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में लैंड और लॉ जिहाद के मामले बढ़ गए हैं। इसके खिलाफ सरकार मजबूती से लड़ रही है। इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाकर दम लिया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि जोगेश्वर धाम का विकास सरकार की प्राथमिकता में है। यहाँ जल्द हेलीपैड बनाया जाएगा, जिसके लिए भूमि चयन के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि यहाँ हेलीपैड बन जाने से श्रद्धालुओं को बद्रीनाथ, केदारनाथ की तरह हेली सेवा उपलब्ध हो पाएगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने तय कार्यक्रम के अनुसार चंपावत के देवीधुरा मां बराही मंदिर में आयोजित विश्व कल्याण महायज्ञ में प्रतिभाग करने देवीधुरा पहुंचे। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर द्वारा जीआईसी देवीधुरा में बने हेलीपैड पर पहुंचे, जहां एकत्रित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री धामी हेलीपैड पर एकत्र कार्यकर्ताओं और आम जनमानस के जनसैलाब को देखते हुए हेलीपैड से देवीधुरा मंदिर के लिए पैदल यात्रा की और देवीधुरा स्थित सुप्रसिद्ध मां बराही धाम मंदिर पहुंचे और सबसे पहले मां बराही मंदिर में जाकर माता बराही के दर्शन किए, जिसके बाद मंदिर परिसर में आयोजित हो रहे 5 दिवसीय कल्याण महायज्ञ में मुख्यमंत्री ने प्रतिभाग किया। भाग्य का दिन है कि एक तरफ आज विश्व योग दिवस है और दूसरी तरफ यहाँ पर विश्व महाकल्याण यज्ञ चल रहा है। इन यज्ञ में सम्मिलित होकर हम सब लोग कहीं न कहीं अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने को स्वस्थ रखने के प्रति पूरी तरह से जागरूक हों और हमारा जो संकल्प है कि आदर्श उत्तराखंड, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ उत्तराखंड, आदर्श हमारा चंपावत, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर माँ बराही का ये स्थान हमारे लिए हमेशा से पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए, देशवासियों के लिए श्रद्धा का और आस्था का स्थान रहा है। ये स्थान हमारा मानसखंड कॉरिडोर योजना में सम्मिलित हो चुका है और आने वाले समय में इस स्थान का पूरा सौंदर्यीकरण किया जाएगा, विस्तारीकरण किया जाएगा, आने वाले सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा और मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत पूरे कुमाऊं क्षेत्र में सभी मंदिरों को एकीकृत करते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने साफ कर दिया कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और जहां से पार्टी कहेगी उसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। हरीश रावत अपने खुद की पसंदीदा लोकसभा सीट क्या होगी, इस पर हरीश रावत का कहना है कि एक समय बाद अपनी पसंद गौड़ रखनी पड़ती है, पार्टी की आज्ञा ज्यादा माननी पड़ती है। वही हरीश रावत ने दावा किया कि आगामी चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी, क्योंकि जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। लोकसभा क्षेत्र हमारे क्षेत्र हैं, जहां कांग्रेस लड़ेगी, कांग्रेस का झंडा थाम के हरीश रावत खड़ा रहे। तो इस बार की इलेक्शन के लिए आप किस तरह कहां पर विशेष फोकस करके बैठे हैं और कैसा आप माहौल देख रहे हैं? परिस्थितियां देखिए, थोड़ा सा कठिन चुनौतियों को कम ले पाऊंगा। जहां जहां मुझे लगेगा कि शरीर के हिसाब से ठीक है, वहां कुछ ज़्यादा दिखाई दूंगा, लेकिन मेरी सेवाएं जहां उपयोगी समझी जाएंगी वहां हाजिर रहेंगी। प्रदेश कांग्रेस जहां भी उपयोग करना चाहेगी, हरीश रावत हाजिर। उत्तराखंड सरकार राज्य में ड्रग्स कानून लाने जा रही है, जिससे ड्रग्स माफियाओं पर लगाम लगाई जा सकेगी। सरकार के इस फैसले का राज्य में स्वागत हो रहा है। वही विधानसभा अध्यक्ष रीतू खंडूरी ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले का स्वागत किया। उन्हें कहा कि नई पीढ़ी नशे की ओर बढ़ रही है, जरूरी है कि राज्य में ड्रग्स कानून लाया जाए, जिसमें कड़ी प्रावधान, कड़ी सजा का प्रावधान रखे जाए। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं फिर से गर्म होने लगी है। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद कैबिनेट के 4 पद खाली हैं, इन्हें जल्द ही भरा जाना है। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने कुछ दिन पहले ही राज्यपाल से मुलाकात की। चर्चाएं ये भी चल रही है कि कई कैबिनेट मंत्रियों को उनके गलत आचरण की वजह से कैबिनेट से हाथ धोना पड़ सकता है और कुछ नए चेहरे कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। वही मामले को लेकर प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि कैबिनेट विस्तार मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है और सभी कैबिनेट मंत्री सरकार के साथ तालमेल मिलाकर काम कर रहे हैं।
नहीं, बिल्कुल नहीं। सब सरकार बेहतर ढंग से काम कर रही है। कैबिनेट रोज नए फैसले लेती है। जब भी कैबिनेट की बैठक होती है, उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के जनता के सरोकारों के लिए, उत्तराखंड के लोगों के बेहतरी के लिए हम सब हमारी कैबिनेट फैसला लेती है। निश्चित रूप से सारे कैबिनेट मंत्री बेहतर ढंग से अपने अपने विभागों में काम कर रहे हैं। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता को कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने संबोधित किया। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, नेता प्रतिपक्ष जसपाल और पूर्व सीएम हरीश रावत भी मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता के दौरान गणेश गोदियाल ने सरकार और बद्री केदार टेम्पल कमेटी से कुछ सवाल किए। गणेश गोदियाल ने केदारनाथ धाम में दानियता द्वारा दान किए गए सोने की परत उतारने को लेकर फैल रही अफवाहों पर बीकेटीसी और सरकार से जवाब मांगा। गोदियाल ने कहा कि 2005 में भी 50 किलो सोना बद्रीनाथ धाम में चढ़ाया गया था, जिसकी परत भी उसी तरह तांबे की तरह दिखाई देती है। में पुरोहितों के सामूहिक मंच केदार सभा और अन्य सभी पुरोहित गणों के इस खुलासे के बाद कि वहाँ पर जो लगी 3 महीने 4 महीने पहले जो सोने की परतें हैं जिससे सभा मंडित को स्वर्ण मंडित किया गया, वो परतें सोना छोड़कर तांबा दिख रहा है, पीतल दिख रहा है। इस शंका पर जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम सबको भी दिख रहा है, उस पर कांग्रेस पार्टी ने कुछ सवाल सरकार से किए हैं। और हमारा ये प्रश्न है कि नंबर 1 बात मैंने विस्तृत तो आपको बता दिया कि मेरे साथ जब मैं अध्यक्ष था तब क्या क्या बातें हुई, और उसके आधार पर मुझे भी ये शंका है कि केदारनाथ में अभी जो प्रकरण सोने का है, जो सोना लगा है, वो वास्तव में सोना है और है या नहीं है या कितना है। इसके लिए एक सरकार विशेष एसआईटी का गठन। भाजपा और इस समय भाजपा के स्पोक्स पर्सन के तौर पर बात कर रही बीकेटीसी से ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो सवाल हमने उठाए हैं, जो सवाल केदार सभा ने उठाए हैं, उन सवालों का यदि उनके पास कोई तर्कसंगत जवाब है तो शासन स्पष्टीकरण क्यों नहीं? देखिए, समय आएगा तो अजेंद्र अजय जी भी सामने आकर के बयान देंगे। अजेंद्र अजय जी के पास आप जाएंगे तो निश्चित रूप से अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन जिस प्रकार से बीकेटीसी के बारे में किस पर जांचें हुई हैं, कब कब जांचें हुई हैं, कौन लोग जब आपदा आई थी गर्भगृह में चप्पल लेकर के गए थे, इन लोगों ने का आस्था कितनी उस समय डगमगाई थी या है, ये सब। नई नजुल नीति का लाभ सभी पात्र तक दिलाने के लिए बीजेपी प्रदेश मंत्री विकास शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधि मंडल कार्यवाहक जिलाधिकारी और सीडीओ विशाल मिश्रा से मिला। इस दौरान बीजेपी प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने कहा कि नजुल नीति का लाभ सभी को नहीं मिल पा रहा था, जिसके चलते धामी सरकार ने हाल ही में नजुल नीति का सरलीकरण किया है, जिसके अंतर्गत अब 50 वर्ग तक के भूखंडों को निःशुल्क फ्री होल्ड करने का शासनादेश जारी किया गया है। लेकिन जानकारी के अभाव में इसका लाभ अभी भी पात्र को नहीं मिल पा रहा है। मंत्री शर्मा ने कहा कि सीडीओ नजुल नीति के सरलीकरण का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले, इसके लिए सभी वार्डों में कैंप लगाया जाएगा। और क्या क्या नियम है? नजुल नीति 11 दिसंबर 2022 को इसकी अवधि समाप्त हो गई थी। सरकार ने दोबारा से इसको 1 साल 11 दिसंबर 2023 या नई नजुल नीति आने तक जो भी पहले हो उस तक एक्सटेंड किया है, और इसी अनुसार जिला प्रशासन ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आज नजुल नीति से संबंधित जो जनप्रतिनिधि हैं वो बैठक के लिए आए थे, उनकी सभी शंकाओं का समाधान कर दिया गया और नजुल नीति पर कार्य प्रारंभ कर दिया। मकान थे, बस्तियों के मकान थे, जो हमारे लोग बधाईपुरा में रहते हैं, खेड़ा में रहते हैं, संजय नगर में रहते हैं, हमारे रमपुरा में रहते हैं, जगतपुरा में रहते हैं,
ऐसे भाई जिनकी हम लोग रजिस्ट्री फ्री होल्ड नहीं करा पाए थे प्रॉपर्टी, तो हमारी सरकार ने भी दोबारा से 1 साल के लिए उसके लिए टाइम बढ़ाया है। हमारे विधायक जी ने, हम सब लोगों ने प्रयास किया था, तो वो 1 साल के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने दोबारा उसका टाइम बढ़ाया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही आज हम यहाँ हमारे जिलाधिकारी के चार्ज में विशाल मिश्रा जी हैं, हम इनसे मिलने आए थे। हमने उनसे आग्रह किया है कि इस नीति का अभी तक कोई प्रचार प्रसार नहीं हुआ है। हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत संघर्ष करके, राधेश शर्मा जी और तमाम कार्यकर्ताओं ने, धर्म सिंह कोहली जी ने, सब लोगों ने, प्रमोद भाई ने एक संघर्ष करके इस नीति को लागू कराया है। और उस नीति को लागू होने के बाद भी किसी प्रकार का अभी तक यहाँ फॉर्म जमा नहीं हो पा रहा है, किसी को पता नहीं है कि कैसे इस प्रक्रिया को करना है। तो हमने आज ये आग्रह किया है कि इस प्रक्रिया को और सरल किया जाए, हमारे वार्डों में कैंप लगाए जाएं। और आज हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी एक कमेटी अपनी हम बना रहे हैं शहर के स्तर पर। हमने राधेश शर्मा जी को उसकी जिम्मेवारी दे रहे हैं और इनके साथ तमाम कार्यकर्ताओं को जोड़ते हुए हमारे नगर अध्यक्ष हैं, हमारे पार्षद हैं, वो सब इनका सहयोग करेंगे। और हम चाहेंगे कि एक एक बस्ती में कैंप लगे। और हमें जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि वो हमें नजूल की जो नई नीति आई है उसका पूरा ड्राफ्ट, उसकी चेकलिस्ट, क्या क्या कागज़ चाहिए, कैसा फार्म होना चाहिए, और फार्म भी हमने कहा है कि निःशुल्क लोगों में बटे, मीडिया में जाए, उसका प्रचार प्रसार हो, और ताकि इस नीति। भारतीय जनता पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान के अंतिम चरण में प्रदेश के सभी लोकसभा सीटों पर एक बड़ी रैली होनी है, जिसे लेकर संगठन स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। रैली कहां होगी, किस तिथि में होगी, इस पर भी मुहर लग गई है। इस महारैली के संबंध में महाजनसंपर्क अभियान के प्रदेश संयोजक और प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने बताया कि माह के अंत में 27, 28 और 30 जून को सभी 5 लोकसभा सीटों पर ये रैलियां की जाएंगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन सभी रैलियों में मौजूद रहेंगे। देखिए, 5 हमारे प्रदेश के अंदर लोकसभा है और 5 लोकसभाओं में एक एक रैली होना सुनिश्चित हुआ है। जैसे कि 30 तारीख को हमारी बागेश्वर में सुबह 11 बजे रैली होगी, और नैनीताल की जो है 30 तारीख को शाम को 4 बजे रैली होगी। ऐसे ही जो टिहरी लोकसभा की रैली है वो 27 तारीख को होगी, और पौड़ी लोकसभा की रैली हमारी 28 तारीख को सुबह 11 बजे गोपेश्वर में होगी, और हरिद्वार लोकसभा की रैली हमारी शाम को 4 बजे रुड़की में होगी। तो इस तरीके से स्थान तय हो गए हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे सभी रैलियों में रहने वाले हैं। और केंद्रीय नेतृत्व से भी हमने आग्रह किया है कि कोई प्रदेश सरकार द्वारा अल्पसंख्यक को तमाम योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इसमें सरकार द्वारा कोई कोताही नहीं बरती जा रही है, ये कहना है उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब का। नईम ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जिले स्तर की बैठक में ये भी बातें स्पष्ट हो गई हैं कि योजनाओं का लाभ लोगों को लगातार मिल रहा है। हम लगातार समीक्षा कर रहे हैं और लोग खुश हैं। मगर वही उन्होंने आयुष्मान योजना को लेकर कहा कि प्रत्येक जिले में आयुष्मान अस्पतालों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, जिसे लेकर प्रत्येक जिले के सीएमओ को आदेश दिए गए हैं इसका ब्यौरा अपलोड करें और जनता तक पहुंचाएं, ताकि लोगों को अस्पताल ढूंढने में कोई समस्या नहीं आए। देखिए, हम जिस तरीके से अल्पसंख्यक से संबंधित जो हमारा अल्पसंख्यक निदेशालय बना है, उसमें जो योजना भारत सरकार की और उत्तराखंड सरकार की योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री जन विकास योजना हो या मुख्यमंत्री हुनर योजना हो, इसके अलावा अल्पसंख्यक कल्याण निधि हो, या मौलाना आज़ाद ट्रस्ट से संबंधित जो हायर एजुकेशन के लिए योजनाएं हैं और बच्चों के लिए लोन की योजनाएं हैं रोजगार के तहत, उन योजनाओं की हम समीक्षा करते हैं। हमने अभी ब्लॉक स्तर पर बैठकें करके ब्लॉक स्तर पर सारी समीक्षाएं की हैं, और इसके अलावा अब ज़िले स्तर की हमने बैठक की है। ज़िला नैनीताल की अभी बैठक हुई है, अभी 15 तारीख को जो है उधम सिंह नगर की बैठक हुई है। समीक्षा बैठक में जो चीज़ें निकल कर के आती हैं कि सरकार की योजनाओं का निस्तारण किस तरीके से हो रहा है, और सरकार की योजनाओं का लाभ क्या लाभार्थी को सही से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसकी मॉनिटरिंग करना हमारा अधिकार है, उसकी देखरेख करना हमारा अधिकार है। और सरकार तो योजनाएं चला रही है, और उत्तराखंड सरकार का सबसे बड़ा जो है, हमें आयुष्मान जो योजना है इलाज के लिए, तो वो पूरे उत्तराखंड में हर व्यक्ति को आयुष्मान का लाभ मिल रहा है। लेकिन उस योजना की जब हमने समीक्षा की, तो हमने ज़िले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी
चाहे वो उधम सिंह नगर के हों या नैनीताल ज़िले की हों। जब हमने उनसे पूछा, हमने कहा ये बताइए आयुष्मान में ज़िले में कितने हॉस्पिटल जो आयुष्मान का लाभ दे रहे हैं सरकार के द्वारा, वो कौन कौन से हॉस्पिटल हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANB न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में काला ढोंगी विधायक बंशीधर भगत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर केंद्र की योजनाओं का बखान करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों को अंधेरे से उजाले में लेकर आई है। आज अंतिम व्यक्ति तक विकास की नई राह पहुंची है। उन्होंने कहा कि महाजनसंपर्क अभियान के तहत 30 जून तक आम जनता के बीच जाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वहीं उन्होंने उत्तराखंड सरकार में खाली 4 मंत्री पदों में उनको मौका मिलने को लेकर भी अपनी बात रखी। जहां एक तरह भाजपा का पूरे देश में लोकसभा चुनाव से पहले महाजनसंपर्क अभियान जारी है, वहीं उत्तराखंड में भी लगातार महाजनसंपर्क अभियान की जो तेजी है वो लगातार की जा रही है। हर विधानसभा में यहाँ पर जो यहाँ के जो नेता हैं बीजेपी के, वो अपनी अपनी विधानसभा में जा रहे हैं लोगों के पास और महाजनसंपर्क का अभियान जो है उसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कालूंगी से विधायक बंशीधर भगत जी और पूर्व कैबिनेट मंत्री, इनसे जानते हैं सर महाजनसंपर्क अभियान कितने चरण में पहुंच चुका है और क्या लगता है, क्योंकि जून आखिर तक ये होना है और अभी तक कहां तक पहुंचा है? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 सालों में जिस तरीके से देश ने एक अभूतपूर्व प्रगति की है, उन सब बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस महीने भर 1 तारीख से ये आने वाली 30 तारीख तक विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में जा रहे हैं। हमने वरिष्ठ नागरिक सम्मेलन भी किए, रिटायर्ड अधिकारी लोगों से भी मुलाकात की, उनको भी अलग अलग ढंग से मिले हैं। एक विधानसभा में 75 लोगों से एक टारगेट रखा गया कि एक उच्च स्तर के लोगों से, बुद्धिजीवी लोगों से मिलकर हम बात करेंगे। और अब हम डोर टू डोर जाकर, टीम बनाकर लोगों के घरों में जाकर उनको पत्रक इत्यादि दे रहे हैं, ताकि लोग पढ़ करके मोदी जी के किए कामों की जानकारी हासिल कर सकें। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि जब भी हम जा रहे हैं तो लोगों का मोदी जी के प्रति बहुत क्रेज है, बहुत उत्साह है, बहुत अच्छे ढंग से लोग स्वीकार कर रहे हैं कि दूसरा विकल्प कुछ नहीं है, नरेंद्र मोदी जी को ही आना है। तो भाजपा के दिग्गज जो नेता हैं उन्होंने साफ कर दिया कि यहाँ पर पूरे जो मामले हैं उस पर कहीं ना कहीं भाजपा लगातार तैयार है और आने वाले समय में भाजपा कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व दोबारा से उत्तराखंड में साबित करेगी। अमित चौधरी, ANB न्यूज़, हल्द्वानी। जनपद पौड़ी में राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने और 10-36 आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने कोटद्वार तहसील में प्रदर्शन किया। वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी महेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में इस अवसर पर वही ज्ञापन का हवाला देते हुए महेंद्र सिंह रावत ने कहा कि लंबे समय से राज्य आंदोलनकारियों की वाजिब मांगों को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस ओर मौन बनी हुई है। लंबित प्रकरण है, 23 साल हो गए राज्य बने हुए, अभी तक आंदोलनकारी चिन्हीकरण का मसला ही पूरा नहीं हो पाया। एक उसको लेकर और एक 10% क्षेत्रीय आरक्षण जो पिछली बार इन्होंने जो अपसम्मति से सिफारिश से मंजूर कर दिया था और इन्होंने कहा कि हमने पास कर दिया, उसके इन्होंने मिठाइयाँ तक बांट दी था, आज तक वो लागू नहीं किया गया। देहरादून में हमारे लगातार साथी बैठे हुए और हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में अलग ही मामला है, क्योंकि 31 सितंबर माह में 2021 में आया था कि भाई जितने भी लंबित प्रकरण है उसे पूर्ण किया जाए और 31 नैनीताल और आसपास के इलाकों में आज पर्यटन सीजन चरम पर है, लिहाजा ट्रैफिक व्यवस्था पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। भीमताल और नैनीताल से आने वाले ट्रैफिक का पूरा दबाव हल्द्वानी पर पड़ रहा है। हालांकि ट्रैफिक जाम से निजात पाने के लिए नैनीताल शहर से बाहर रूसी बाईपास पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है, लेकिन ट्रैफिक के बढ़ते दबाव से निजात दिलाने के लिहाज से नैनीताल पुलिस हल्द्वानी के टैक्सी स्टैंड और पार्किंग स्थलों को चिन्हित करने का काम कर रही है। एसपी
नैनीताल का कहना है कि अभी ट्रैफिक व्यवस्था का ये प्लान शुरुआती चरण में है। इस प्लान को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, इसमें सभी विभागों के रायशुमारी कर प्लान तैयार किया जाएगा। इस समय नैनीताल में टूरिस्ट सीजन चल रहा है और भारी संख्या में टूरिस्ट जो है आ रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात भी है। पर्यटन व्यवसाय को हमारे यहाँ बहुत इससे जो है बूम मिला है। इसमें जो नए डेस्टिनेशन हैं मुक्तेश्वर, रामगढ़, वहाँ भी भारी मात्रा में टूरिस्ट आ रहे हैं। इसमें वीकेंड में खासकर सैटरडे और संडे भारी संख्या में टूरिस्ट में आने की वजह से आपका क्योंकि भीमताल से ट्रैफिक अलग आता है और आपका नैनीताल से अलग आता है। इसमें नैनीताल के लिए एक प्लान बनाया गया था जिसको इस बार सख्ती से लागू किया गया, जिसमें रूसी 1 और रूसी 2 में नारायणनगर पार्किंग में पार्क कराया जा रहा है। जैसे ही 90% अंदर की पार्किंग फुल हो जाती है, उसकी वजह से नैनीताल में जो स्थिति है वो नियंत्रित रहती है। और दूसरा जो है हल्द्वानी के लिए एक नया प्लान बनाया जा रहा है, जिसमें नैनीताल में हल्द्वानी में जो आपका टैक्सी स्टैंड है उनको और जो जहाँ पे पार्किंग की जा सकती है गाड़ियों की, उन स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है। ये प्लान बहुत जल्दी लागू हो जाएगा और इसमें हम लोग अभी शुरुआती उसमें चल रहे हैं। इसमें अन्य विभागों से भी समन्वय किया जा रहा है। 23 तारीख को इसमें एक बृहद मीटिंग संभावित है। उसके बाद इसमें पूर्ण रूप से पीएमओ के 2 अधिकारी 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रहे हैं। अधिकारियों का फोकस केदारनाथ और बद्रीनाथ में चल रहे प्रोजेक्ट्स की बारीकी से देखना। ये दोनों ही पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट हैं। पीएमओ के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा और प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार अमित खरे आज उत्तराखंड पहुंचे और केदारनाथ, बद्रीनाथ का दौरा किया, जहां से वे पुनर्निर्माण और विकास कार्यों का भी जायजा लिया। हल्द्वानी में प्री मानसून के साथ ही प्रशासन मानसून की तैयारियों में जुट गया है। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने सभी लैंड स्लाइड जोन और संवेदनशील स्थानों पर जेसीबी और पुकलैंड पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मानसून की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने को कहा गया है। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ चौकियां स्थापित किए जाने से लेकर सभी डेंजर पॉइंट और भूस्खलन वाले स्थानों को चिन्हित कर सरकारी मशीनरी को समय पर पहुंचा दिया गया है। साथ ही जिन इलाकों से संपर्क टूटता है वहां खाद्यान्न और राशन सामग्री भी समय पर पहुंचाने के निर्देश दिए गए। मॉनसून के संबंध में जो आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम है उनको एक्टिवेट कर दिया गया है। सभी जगह पे 24/7 कंट्रोल रूम के माध्यम से स्थिति पर मॉनिटरिंग करी जा रही है। जो भी समस्याएं बरसात के समय में सामने आ रही हैं, कहीं मलबा इत्यादि आने से रोड बंद होने की, कहीं पर पानी इत्यादि भरने की, वहाँ पे जो रेस्क्यू होना है या जो टीमों को राहत सहायता पहुँचाई जानी है उनके माध्यम से तत्काल सहायता पहुँचाई जा रही है। सभी विभागों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए। उत्तराखंड के देहरादून से खबर है, जहां जमकर मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद राजधानी देहरादून में गर्मी से राहत मिली है। वही सड़कों पर बारिश का पानी भर गया। धूप की तपिश और लू के थपेड़ों से लोगों को राहत मिली। आपको बता दें कि बीते कई रोजों से झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही थी, वही बारिश ने मौसम को ठंडा कर दिया। बाईस जून से 24 जून तक होने वाली बारिश प्री मानसून की बारिश में दर्ज हो जाएगी, जबकि 25 जून से मानसून आएगा। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में बारिश के साथ ही प्री मानसून दस्तक देगा। आपको बता दें कि 25 जून को पूरी तरह से मानसून उत्तराखंड में प्रवेश कर जाएगा। मौसम विभाग की ओर से 22 जून को प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में बारिश, गर्जन और झोंकेदार हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 22 जून से 24 जून तक होने वाली बारिश प्री मानसून की बारिश में दर्ज की जाएगी, जबकि 25 जून से मानसून आएगा। प्री मानसून के दौरान पर्वतीय इलाकों में अच्छी बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं, जबकि इन 3 दिनों में मैदानी इलाकों का भी मौसम बदलने की संभावना है। अब उत्तराखंड के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।